हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको एक वीडियो सुनना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 4 जो कि है टीचर एजुकेशन की। तो अब हम मेन की पॉइंट्स देखेंगे टीचर एजुकेशन के, ताकि आप समझ सकें कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या होता है। मेनली फोकस किस चीज पे हम करते हैं टीचर एजुकेशन के लिए, तो देखिए टीचिंग स्किल्स पर। अगर आप टीचर एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या सीखना है, स्किल सीखना है कि टीचिंग की कौन कौन सी स्किल्स हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ा सकें। पेडागोजिकल थ्योरी, पेडागोजिकल थ्योरी मतलब शिक्षण शास्त्र की थ्योरी। कौन कौन से ऐसे एम्स होते हैं पढ़ाने के, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। मेथड्स तो विधियां एक ही हो गया। मतलब आप कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, आपका टीचिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, होमवर्क स्टूडेंट्स को कैसे दिया जाता है, क्रिएटिव एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पेडागोजिकल थ्योरी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। हाउ टू टीच, ये पढ़ना पड़ता है बेसिकली। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल स्किल्स, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है ना वो केवल रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। एजुकेशन कैसे हो गया है कि आपको एक बच्चे की थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, उसको आगे जाके करियर में किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, इसकी आपको इसको ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देना है। तो प्रोफेशनल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर एजुकेशन के जो की पॉइंट्स हैं मेनली किस पर फोकस किया जाता है टीचिंग स्किल पर, पेडागोजिकल थ्योरी पर और प्रोफेशनल स्किल्स पर। क्लियर। नेक्स्ट आता है पेडागोजिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पेडागोजिकल थ्योरी होती क्या है, तो देखिए इसको कहा जाता है एक तो शिक्षण शास्त्र है ना, और शिक्षण शास्त्र में हम मेनली फोकस करते हैं 3 एंगल पर। ठीक है, 3 एंगल कौन कौन से होते हैं। फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक पक्ष क्या है, शिक्षण क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसके पीछे का विचार क्या है, इसके पीछे का थॉट क्या है, इसको समझना, तो वो हो जाता है फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन। क्लियर। फिर आ जाता है सामाजिक विकास, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, जो बच्चा है वो भी कहाँ पर रहता है, समाज में रहता है, तो उसका सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन देखा जाता है कि उसको हम इस तरीके से पढ़ाएं कि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बने, आगे जाकर अपने समाज का, अपने देश का भला कर सके, तो वो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट आ जाता है। मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं, सपोज करें आप टीचर हैं और आपके सामने जो क्लास है वो भरी हुई है और 40 से 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे भी हैं अगर आप, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो उन सभी का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है वो एक टीचर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग मेंटालिटी वाला होता है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। उसको कैसे सिखाना है, किस तरीके से समझाना है और कैसे आप उसको पढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें जानना जरूरी होता है। तो जो पेडागोजिकल थ्योरी होती है उसमें इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आपका जो शिक्षण का कोर्स है वो रेडी किया जाता है। ठीक है, फिलोसॉफिकल, सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोफेशनल स्किल पर बात कर लेते हैं कि क्योंकि अभी हमें ये सारी चीजें पढ़नी है ना, तो हम एक एक को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या होती हैं, तो प्रोफेशनल स्किल्स में देखिए टेक्निक, किस नई नई टेक्निक्स इजाद होती जा रही है। हमने तो वो एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा है जब वैदिक कालीन एजुकेशन था, और भी ज़्यादा पहले का जब गुरुकुल में शिक्षा होती थी और जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वो केवल स्टूडेंट्स को वर्बली ही उपदेश देते थे और बच्चे उनको कैच करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब टेक्निक्स चेंज होने लगी। पहले से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता, चॉक डस्टर से पढ़ाया जाता था, एक पेड़ के नीचे भी कक्षा लग जाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस चेंज हो रही हैं, अलग अलग टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं। आज स्मार्ट बोर्ड से एजुकेशन होता है, कंप्यूटर से एजुकेशन होता है, ऑनलाइन भी एजुकेशन होता है, बहुत अलग अलग तरीके से। तो प्रोफेशनल स्किल्स में होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज करो, लगातार अपडेट करते जाओ, है ना, अपग्रेड करते जाओ। और
फिर आता है स्ट्रेटेजी, कैसी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि आप हर एक विषय को अलग अलग तरह से पढ़ा सको। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस, आपको अलग अलग तरीके के अप्रोच अपनाने होते हैं शिक्षक को, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, एक टीचर की। टीचर किस तरीके से अपने आप को टीचर बनने के लिए एजुकेट करता है ना, वो बात की जा रही है। तो अलग अलग तरीके के अप्रोचेस उसको अपनाने होते हैं ताकि बच्चे को सिखा सके, समझा सके और उसको बहुत ज़्यादा उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ में सॉफ्ट स्किल, बहुत ही लाइट जो स्किल्स होती हैं उनको अपनाना। काउंसलिंग मतलब उनका निर्देशन करना, परामर्श उनको देना। ठीक है, तो काउंसलिंग स्किल भी होनी चाहिए। बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और आपको बात करके कुछ समझा रही हूँ, तो वो क्या हो जा रहा है, इंटरपर्सनल हो रहा है। तो इंटरपर्सनल स्किल, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको समझाता है। कंप्यूटर स्किल, आज की तारीख में कंप्यूटर स्किल तो बहुत ही मतलब ज़रूरी हो गई है। और साथ ही साथ में मैनेजमेंट स्किल, क्लास को मैनेज करना है आपको, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज करना है, हर चीज़ को मैनेज करना है। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एजुकेशन। जान लेते हैं हम कि टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेचर क्या होता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब मैं ये बोलूँ कि मैंने बीएड कर लिया है और मैं अब एक शिक्षक बन गई हूँ, है ना, उसके बाद मुझे कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सबसे बड़ी गलत हूँ, है ना। क्यों गलत हूँ? क्योंकि हर एक दिन नया होता है, नया नॉलेज आपको मिलता है और एक वही व्यक्ति एक अच्छा टीचर हो जाता है जो एक अच्छा लर्नर होता है, जो एक हमेशा जिंदगी में लर्न करने के लिए तैयार होता है, सीखने के लिए तैयार होता है। वो तो सीखने की जो प्रोसेस है वो तो हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है। बूम टू टूम की बात की जाती है, मतलब जन्म से पहले और मृत्यु तक हमारी सीखने की प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरीके से भी जो ये वाला प्रोसेस है आपका टीचर एजुकेशन का भी प्रोसेस है ना, हाँ ठीक है, एक कोर्स कंप्लीट हो गया, बट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लगातार हम हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद में व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि सतत भी है और व्यापक भी है। इसके अलावा डायनेमिक है, गत्यात्मक कहा जाता है इसे, डायनेमिक प्रोसेस है। तो एजुकेशन ही है, पहले बात तो की जाती है सतत और व्यापक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव और डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा ये भी कही जाती है बात, टीचर आर मेड नॉट बोर्न। कई बार कहा जाता है ना कि मुझसे तो पढ़ाते नहीं आता है। टीचर तो यार हर व्यक्ति थोड़ा बन पाता है, उसको तो मतलब टीचर तो पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा टीचर एजुकेशन इस चीज को डिनाई करता है। वो ये कहता है कि अगर आप एक व्यक्ति को टीचर बनने के लिए पूरी तरीके से उसको प्रोफेशनली और पर्सनली और हर तरह से आप उसको शिक्षित करो तो वो टीचर अच्छा बन सकता है। तो टीचर आर मेड नॉट बोर्न, यानी कि बोर्न सॉरी, तो अगर आप टीचर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को पूछेंगे ना तो यहाँ पर ये लिखा जाता है शिक्षक बनाए जाते हैं, वे पैदा नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, तो हर किसी ने यहाँ पर जो भी एजुकेशन से नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ये जानता होगा कि उसने बीएड किया होगा, उसने एमएड किया होगा, एमए एजुकेशन किया होगा, है ना। तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक तो पार्ट होता है एलिमेंट्री का, मतलब टीचर एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल का होता है, मतलब 1 to 5th क्लास तक के लिए। उसके बाद होता है सेकेंडरी लेवल पर, मतलब आप सेकेंडरी लेवल पर मतलब 6 से लेकर आप 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, एक एलिमेंट्री पर और एक होता है सेकेंडरी के लिए। ठीक है, जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तब भी ये 2 प्रकार का एग्जाम होता है ना, 2 फेज में 2 तरह से होता है। 1 होता है एलिमेंट्री के लिए और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी के लिए। जब भी आप सीटेट देते हो तो 2 प्रकार के होते हैं ना, तो यही है टीचर एजुकेशन का जो भी प्रोग्राम है वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी। अब बात कर लेते हैं स्कोप की। ठीक है, तो स्कोप क्या क्या है टीचर एजुकेशन के, तो देखिए बात है कि डिफरेंट लेवल है, टीचर एजुकेशन के लेवल्स क्या है, डिफरेंट है। और वो डिफरेंट लेवल क्या क्या है, तो देखिए प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। ठीक है, प्री प्राइमरी के लिए स्टूडेंट्स जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको अलग तरीके से सिखाया जाता है, क्योंकि
एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल अबोध है, उसे बोलना भी प्रॉपरली नहीं आता है, उस बच्चे को कैसे सिखाओगे? अब अगर मान लेते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है एक टीचर, उसको ही प्री प्राइमरी में भेज दिया जाए तो वो बच्चे को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों? तो एक छोटे बच्चे को डील करना अलग बात है और एक बड़े और मैच्योर और पढ़े लिखे बच्चे को डील करना अलग बात है। तो प्री प्राइमरी एक स्कोप हो जाता है, दूसरा एलिमेंट्री जो थोड़े और उससे बड़े हो जाते हैं 1 to 5th क्लास के, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी मतलब 11th और 12th के, और उसके बाद हायर एजुकेशन मतलब कि आपके जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो हो जाते हैं। तो ये हो गए इनकी डिफरेंट लेवल। फिर आ जाता है ट्रायंगुलर बेसिस। जो टीचर एजुकेशन की प्रोसेस है ना वो ट्रायंगुलर बेसिस पर है, मतलब आप क्या कहेंगे उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, ट्रायंगुलर बेसिस पर होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, है ना। जब आएगा ना दिमाग लेते क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार होते हैं या कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे ये ट्रायंगुलर बेसिस की बात हो रही है। और अगर ये भी पूछा जा सकता है ट्रायंगुलर बेसिस का मतलब क्या है, तो आपको इन्हीं तीनों का नाम लेना है ना, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या एस्पेक्ट ध्यान में रखे जाते हैं। तो देखिए बात इतनी है कि एक टीचर आप बना रहे हैं तो टीचर कैसा होना चाहिए, पहले उसको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके टीचिंग में क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से बच्चों के साथ में एडजस्ट कर पाए, बच्चों के साथ बच्चे उसके साथ एडजस्ट कर पाए, उसके बोलने की कौशल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी समझाने की कौशल अच्छी होनी चाहिए, इमोशनली साउंड बच्चा आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमोशनली वीक है, घर से लड़के आए हैं तो बच्चों को मार पीट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर तरीके से एक क्वालिटी मेंटेन करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो टीचर बन पाए। आप ये सोचें, चाणक्य ने कहा था कि प्रकृति का उत्थान और विनाश केवल एक ही व्यक्ति पर निर्भर करता है, शिक्षक पर। ठीक है, तो टीचर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। अगर टीचर अच्छा है, शिक्षा अच्छी हो रही है, तो आप सोचिए एक पूरी जनरेशन आप एक अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। और अगर शिक्षण अच्छा नहीं हो रहा है तो एक पूरी जनरेशन खराब होती है ना। तो एस्पेक्ट में ये कहा जाएगा क्वालिटी ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखना चाहिए। टीचिंग जो हो वो क्वालिटी वाला हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने सिलेबस ले लिया, किताब में देखा, नोट करा दिया। मैंने देखा है कई सारी जगह पर होता है ऐसा कि टीचर्स क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बुक ले ली और बुक में बच्चों से कह दिया कि पेज नंबर 35 खोल लो, उसमें से सेकंड पैराग्राफ को टिक कर लो, 4th पैराग्राफ को टिक कर लो और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। फिर पेपर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अगले पेज पर, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ टिक कर लो, हो जाएगा। तो ये टीचिंग नहीं है। आप क्या करा रहे हैं, आप उन्हें रटाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को ना तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ना ही उसको कोई भी बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये टीचिंग नहीं होती। चलिए आगे देख लेते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो देखिए इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्री सर्विस, एक होता है इन सर्विस, ये होता है ओरिएंटेशन और फिर होता है रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, प्री सर्विस का मतलब क्या है, आप मतलब टीचिंग एजुकेशन के प्रोग्राम पे गए हो, जैसे कि बीएड, बीएलएड, डीएड, ठीक है, इसके बाद डीएलएड होता है, तो आप टीचर बने नहीं हो, है ना। तो प्रिपेयर फ्रेशर फॉर टीचिंग, एक तरह से जो व्यक्ति टीचिंग करना चाहता है, आगे जाकर टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, तो उसको प्रिपेयर करना किसके लिए, टीचिंग के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाता है टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड होता है इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब होता है क्या, आप ऑलरेडी टीचर हैं और उसके बाद आपको अपग्रेड करने के लिए इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, और जिसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, एनसीईआरटी। ठीक है, और उसके बाद में डाइट, आपका एक डाइट एक संस्था होती है, और उन सारे लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, मतलब कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो पता है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है,
और उसके बाद में आता है नेक्स्ट 3rd नंबर का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी एक प्रोग्राम होता है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है और जो कि 4 वीक या फिर अप्रोक्सीमेटली 144 घंटे की बात कही जाती है। ओरिएंटेशन में एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ऑब्वियसली उन सभी के लिए होता है जो ऑलरेडी टीचर हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे टीचर्स जो होते हैं उनका गर्मियों की छुट्टियों में ओरिएंटेशन टाइप का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो नया नॉलेज क्या आया है, करिकुलम में क्या अपग्रेड हुआ है, इस तरीके की कोई रिसर्च प्रोसेस चल रही है या फिर कुछ भी नया जो है वो एक स्किल को इनहेंस करने के लिए सिखाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम भी एनसीईआरटी की साइड से भी करते हैं। स्कूल की जो संस्थाएं होती हैं वो अपने आप भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती हैं। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, बट ये बात आप मान के चलिए कि अगर टीचर एजुकेशन की बात की जा रही है, स्कूल एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इस पर मेनली कौन दो संस्थाओं का कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो एनसीईआरटी और एनसीटीई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी का काम क्या होता है, ये सारे कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, बीएड, डीएलएड, डीएलएड, एमएड और पीएचडी, इन सभी का जो सिलेबस होगा ना वो एनसीईआरटी के द्वारा ही बनेगा। सिलेबस होगा, करिकुलम जो होगा वो इसके द्वारा बनेगा। और ये संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और एनसीटीई जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, क्वालिटीज के लिए, क्या नॉर्म्स होने चाहिए टीचर एजुकेशन के, उसके लिए, फिर क्वालिटी रिसर्च के लिए, और किस तरीके से आपको कंडक्ट करवाना है टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो संस्था होती है वो क्या है, एनसीटीई होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, कि टीचर एजुकेशन जब प्रोग्राम बनता है तो उसका पूरा खाका कैसे तैयार होता है। तो देखिए, इसमें दो मेनली कोर्सेज मनाए जाते हैं, एक पेडागोजिकल कोर्स होता है और दूसरा होता है फाउंडेशन कोर्स। सभी बीएड करके आए हैं, सभी को पता है, आपने अपने बीएड का एक बार ध्यान कर लेना कौन सा कोर्स आपने पढ़ा था, तो आपको याद होगा अच्छे से कि 4 तो आपके मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे और 2 होते थे पेडागोजी के सब्जेक्ट, जिसमें आपको टीचिंग जाकर करनी पड़ती थी, जिसमें आपको लेसन प्लान जाकर बनाना होता था, और एक होता था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको आप लेते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते थे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर टीचर एजुकेशन। ये मतलब इस तरीके के आपको क्या लेना पड़ते थे, एक फंडामेंटल कोर्स हो गया और दूसरा हो जाता था पेडागोजिकल कोर्स और एक हो जाता था ऑप्शनल, है ना। तो यही है पेडागोजिकल कोर्सेज में क्या होता है, करिकुलम स्टडी पढ़नी पड़ती है, पेडागोजिकल स्टडी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में नॉलेज एंड करिकुलम आपको पढ़ना पड़ता है कि कैसे, जिसमें एक पेपर होता है जिसमें नॉलेज और करिकुलम, कैसे करिकुलम को बनाया जाता है, करिकुलम को चेंज कैसे किया जाता है, सिलेबस में, करिकुलम में और पाठ्यचर्या में, तीनों में क्या डिफरेंस है ना, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम कैसे होता है, आपको अलग जगह पर, किसी एक जगह पर आपको भेजा जाता था कैंप के लिए, जहाँ पर आप एक एजुकेशनल कैंप होता है, एक आपका एनसीसी का कैंप होता है, जिसमें आपको एक लीडरशिप बच्चों को सिखानी होती थी कि लीडरशिप किस तरीके से करना है, तो वो एक प्रोग्राम किसमें आता है। ये सारे प्रोग्राम किसमें आते हैं, पेडागोजिकल कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज, 3 सारी चीजें होती हैं जो कि आपके पेडागोजिकल पेपर्स होते हैं। लैंग्वेज का मतलब हो जाता है भाषा, जैसे हिंदी एक हो गई भाषा, इंग्लिश हो गई भाषा, संस्कृत हो गई, और इसके अलावा भी जो और भी लैंग्वेज होती हैं वो। इसके बाद में असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन और मूल्यांकन। असेसमेंट कैसे करना होता है, मूल्यांकन कैसे करना होता है, ये तो ये सारे कोर्सेज बनाए जाते हैं किसके लिए, पेडागोजिकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फंडामेंटल कोर्सेज। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक कोर्सेज। तो कौन कौन से होते हैं, लर्नर स्टडीज, जिसमें आप साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो, हाउ टू लर्न, किस तरह से आपको सिखाना है। इसके बाद में कंटेम्पररी स्टडी, कंटेम्पररी स्टडी में आप क्या पढ़ते हो, समकालीन शिक्षा किस तरह से चलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। टीचर लर्निंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, और एम्स, नॉलेज एंड वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूरा आपका एक तरह से टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है। एक यहाँ पर एक ऑप्शनल पेपर भी जरूर होता है जो कि अलग अलग कोर्सेज में अपने ऊपर स्टूडेंट्स का रहता है कि वो क्या लेना चाहते हैं। ऑप्शनल है ना, जिसमें अलग अलग 7 तरह के ऑप्शंस होते हैं, करिकुलम,
इसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, है ना, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो प्रोग्राम है जो कि हम बीएड के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम। चलिए, कुछ थ्योरीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और वो थ्योरीज के बारे में भी पूछा जाता है प्रश्न। और तो डेंग एंड लूक की थ्योरी है जो कि 2008 में दी गई थी, और ये किस बेस पर है, तो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पर, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पर एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पर। ठीक है, डेंग और लूक ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि एक तो पहले डिसिप्लिनरी होना चाहिए, मतलब जो भी एजुकेशन है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। कब क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस लेना है, कितना करिकुलम होना चाहिए, कब इवेल्युएशन होना चाहिए, कब एग्जाम होना चाहिए, कब टेस्ट होना चाहिए, किस तरीके, है ना, इस कॉन्सेप्शन में नॉलेज को आपको बच्चों को देना है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ में एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्शन भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा हाबरमास का भी एक थ्योरी है जो कि इम्पोर्टेंट मानी जाती है, हाबरमास की थ्योरी। और इसके बारे में चूंकि अभी हमारे पास वक्त कम है, इस वजह से हम इसको सिर्फ रिवाइज करें, तो मेन की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और फिर कभी हम इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो 1929 में इनका बर्न हुआ था, मतलब इनका जन्म हुआ था, ये बॉर्न हुए थे और ये जर्मनी में हुए थे बॉर्न। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने बात करी थी कॉग्निटिव इंटरेस्ट की, मतलब संज्ञानात्मक जो रुचि है उसकी बात कही थी। इसके साथ में कम्युनिकेटिव एक्शन की बात कही थी। बात इतनी है कि आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन आप समझा नहीं पाते हो, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते हो, तो आपका नॉलेज किस काम का। तो अगर नॉलेज है तो पहली तो बात है कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, दूसरी बात उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने ये दो एक्शन पर बात करी। इसके अलावा फिर बात करी इन्होंने टेक्निकल अप्रोच पर, प्रैक्टिकल अप्रोच पर, फिर आता है इनका इमेंसिपेटरी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, एजुकेशन इस तरीके से होना चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो और ट्रस्ट हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक तरीके से पैरेलली चलने वाला एक प्रोसेस होता है। जिस तरीके से हमने टीचिंग का जो प्रोसेस देखा था कि आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हो जाती है, अदर देन जो आपका एक प्रोफेशनल टीचिंग चल रही है उसके अलावा। ठीक है, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट लिया जाता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, मेनली ये बात की जाती है कब, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ही की जाती है। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब होता है कि व्यक्ति का खुद अपने आप में ही वो क्या करे, ऑब्जर्व करे, कि उसकी ऑब्जर्वेशन को अपना मूल्यांकन कर पाए कि क्या उसने सीखा है, कितना सीखा है, उसको किस तरीके से अपने आप को और अपग्रेड करना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी टू प्रमोट द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करने के लिए। तो पहली बात आती है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। जर्नल्स को आप समझते होंगे, जर्नल्स क्या होते हैं। तो जर्नल्स एक शोध पत्रिका होती है। सपोज करते हैं कि मुझे अपना एक किसी विषय पर मैंने कुछ छोटा सा शोध किया है और मैं चाहती हूँ कि वो शोध पूरी पब्लिक को पहुंचे और दूसरे लोग भी उसको पढ़ें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस शोध को किसी जर्नल को भेजूंगी कि भाई मैंने एक शोध लिखा हुआ है, एक मेरा काम है, छोटा सा एक मेरा पेपर है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसको मैं आपके जर्नल में पब्लिश करवाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से जब आपके शोध पत्र किसी एक पत्रिका में पब्लिश होते हैं तो उसको कहा जाता है जर्नल्स। ठीक है, तो जर्नल्स भी कई प्रकार के होते हैं जो आपके शोध को करते हैं। पीयर रिव्यू भी होते हैं, मतलब आपके ही जर्नल्स, आपकी का जो पत्र है उसको कोई और आपके जैसे लोग ही क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो पीयर ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें क्या हो जाता है, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो जाता है, एक पीयर ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने लिखा है और मेरे जैसा कोई और व्यक्ति है जो उसको ऑब्जर्व करके अपनी राय उसमें दे रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाता है, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन रिफ्लेक्शन हो जाता है, दो लोगों के साथ में या दो संस्थाओं के बीच में कोलैबोरेशन होता है और उसके बाद उनका आपस में रिफ्लेक्शन हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है।
रिकॉर्डिंग अ लेसन, आपने जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग लेसन हो जाता है। तो ये एक तरीके का ओवरलुक है टीचर एजुकेशन का। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी संस्थाएं हैं जो कि एजुकेशन की फील्ड में काम करती हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में उनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो पहली संस्था है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको कहा जाता है नैक। नैक के बारे में आपने सुना होगा। नैक एक ऐसी संस्था है जो कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को रैंक प्रोवाइड करती है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, इसको कहा जाता है नैक, जो कि क्या करती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस हैं उनको ग्रेड देना, उनसे पहले उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि वो उन मानदंडों पर काम कर रहे हैं कि नहीं, जिन मापदंडों की बात यूजीसी ने कही है किसी संस्था को चलाने के लिए। और उसके बाद फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी जाकर करते हैं, उनसे सारा रिकॉर्ड मांगते हैं और उसके बाद उन्हें ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना, इसके बारे में बात की गई थी 1986 की जब शिक्षा नीति आई थी, उसमें इसके बारे में सिफारिश की गई थी। फिर यूजीसी ने इसको अप्रूवल दे दिया 1994 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है उसको आपको याद रखना है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, कुछ पूछा जा सकता है नैक के बारे में तो यही आएगा। ठीक है, नैक संस्था का कार्य क्या होता है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बाद में किसके अंडर में काम करती है, तो यूजीसी के अंडर में इसका कार्य रहता है, और ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में। दूसरा हम पढ़ लेते हैं एनसीटीई, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीटीई। क्या रोल है एनसीटीई का, फिर फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। 1993 दिसंबर में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1973 में हुई थी, और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 1993 दिसंबर में मिला था। कुल सदस्य कितने होते हैं ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 52 सदस्य होते हैं। उन सभी का जो कार्यकाल है वो 4 वर्षों का होता है, और उसके बाद फिर या तो उनकी पदोन्नति होती है ना, या फिर उन्हें नेक्स्ट किसी पद पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, अच्छा, काम क्या होता है, काम यही होता है कि जितना भी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो भी टीचर एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं हैं, उनका पूरा कार्य देखना, उनका सिलेबस देखना, उनका किस तरीके से काम होगा, उनका मूल्यांकन करना, ये सारे काम इनके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। आपने जिन्होंने भी पढ़ाई करी होगी तो हर जगह पे सिलेबस, अगर आप बात करते हैं सिलेबस की, तो आप ये बात करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जो स्कूल एजुकेशन में बहुत महत्व रखती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, फुल फॉर्म समझ लिया, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1961 को, ध्यान में रखिएगा 1961 को, है ना। ये कोठारी कमीशन के पहले जो आपका टाइम था उसी वक्त इसकी स्थापना हुई थी। कार्यालय कहाँ पर इसका, नई दिल्ली में है। इसके बाद में मुख्य अधिकारियों को क्या कहा जाता है इसमें, तो मुख्य अधिकारियों को फील्ड एडवाइजर कहा जाता है। इसमें जो मुख्य अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है, फील्ड एडवाइजर। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत भी कुछ संस्थाएं काम करती हैं जिन्हें कहा जाता है एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIET, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इनके फुल फॉर्म याद रख लीजिए, क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये सारे एनसीईआरटी के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, खासतौर पे मेरी एज के जो भी लोग हैं, बचपन में दूरदर्शन पे गर्मियों की छुट्टी में कुछ अलग से प्रोग्राम्स आते थे, जो कि कुछ कहानियाँ आना, कुछ तरीके की कलाकृति सिखाना। आपको याद होगा साइंस, गेम, फिक्शन तरीके के प्रोग्राम्स होते थे। तो उसका जब स्टार्ट होता था ना, तो ये आता था CIAT लेकर आए तरंग, है ना। तो ये वही है जो कि क्या करती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, फिर RIE। रीजनल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, हर एक स्टेट में कुछ रीजनल कॉलेजेस खोले जाते हैं जो कि
क्वालिटी एजुकेशन देते हैं टीचर एजुकेशन का, ठीक है, तो उनको कहा जाता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद में जिस तरीके से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, वैसे ही अगर स्टेट लेवल पर बात की जाए तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको कहा जाता है SCERT। क्या कहा जाता है? SCERT। काम वही होता है जो NCERT का काम होता है, लेकिन NCERT नेशनल लेवल पर करती है, SCERT स्टेट लेवल पर करती है। अब यहाँ पर ये हुआ था कि 1961 में जब इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? NCERT की, तो उसी की से इंस्पायर होके आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1967 में SCERT की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डाइट। डाइट के बारे में सभी सुनते हैं, अगर BTC किसी ने किया हुआ है तो वो BTC कहाँ से होता है? डाइट से ही होता है। DLED जो होता है वो डाइट से ही, उसका सारा कहना चाहिए दारोमदार जो है वो डाइट का वहीं पर होता है। तो ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जिला, है ना, जिले पर होता है ये, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन डाइट, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और ये ध्यान में रखना है 2011 तक कुल मिलाकर 555 डाइट बन चुके थे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इसके बाद कुछ और संस्थाएं हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको कहा जाता है CTES, है ना। ये पंचवर्षीय योजना जो 1995 और 90 की दशक की थी, उसमें जो 5 वर्षीय, आपको मालूम होगा हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत डिसाइड किया जाता है नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या क्या काम होने हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90 के बीच की, है ना, उसमें इसका गठन किया गया था कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसके तहत 2011 तक कुल मिलाकर 140 ऐसे इंस्टीट्यूट पूरे भारतवर्ष में खोले जा चुके हैं, जो कि क्या करते हैं? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मतलब आपके B.Ed के लिए, M.Ed के लिए, BTC के लिए, BLED के लिए, तो ये सारी संस्थाएं जिसमें कि आपको कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टीचर एजुकेशन की पढ़ाई की जाती है, जिसमें आपको टीचर्स बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE। आजकल ये एक और बोर्ड भी आ गया है जिसके तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराई जाती है। एक तरीके से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं इसे, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये इसका गठन कब किया गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि जब ये 85 और 90 के दशक की बात है, तभी की बात हो रही है, 85 से 90 की। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी और 1987 से इसकी स्टार्ट हो गया और 2011 तक टोटल 31 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले जा चुके हैं, ठीक है। अब मुख्य रूप से UGC के बारे में बहुत बात की जाती है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो भी कहाँ से कंडक्ट हो रहा है? UGC के थ्रू, UGC नेट कहा जाता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो M जगदीश कुमार जी हैं, जो UGC के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है। फरवरी से अभी तक यही है M जगदीश कुमार। कभी कभी हो सकता है करंट अफेयर के क्वेश्चन आए तो आपसे नाम पूछ लिया जाए। इसके अलावा ये संस्थाएं हैं जो UGC के अंतर्गत काम करती हैं। AICTE, इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताती जा रही हूँ क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, MCI जिसको कहा जाता है भारतीय चिकित्सा परिषद, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान, DEC जिसको कहा जाता है दूरस्थ शिक्षा परिषद, फिर आता है BCI भारतीय बार परिषद, फिर NCTE राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, RRCI जिसको कहा जाता है भारतीय पुनर्वास परिषद, MCI जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद कहा जाता है, PCI जिसे कहा जाता है भारतीय फार्मेसी परिषद, फिर INC जिसे कहा जाता है भारतीय नर्सिंग परिषद, DCI जिसे कहा जाता है भारतीय दंत चिकित्सा मतलब कि डेंटल इंस्टीट्यूट, है ना। इसके बाद में CCH जिसे कहा जाता है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, और फिर आता है CCIM केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, ठीक है। तो ये सारे कुछ वन लाइनर आपके मैंने आज के वीडियो में दिए।
हो सकता है कि इनसे प्रश्न पूछे जाएं और आपने अगर इनको पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान से मेमोराइज कर लिया, तो इनसे जुड़े अगर प्रश्न आते हैं तो आपको आसानी होगी उनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं कुछ इसी तरह से, कुछ और भी इम्पोर्टेंट लेकर जो लास्ट मोमेंट पर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ।